कल्पना कीजिए दोस्तों, आपकी आंख खुलती है और आप खुद को एक जलते हुए हवाई जहाज के मलबे के बीच पाते हैं। चारों तरफ धुआं, आग और चीखें गूंज रही हैं। आपके 4 दोस्त बुरी तरह घायल हैं और आप अकेले खड़े हैं अफ्रीका के कलाहारी रेगिस्तान के बीचों बीच। ये वही जगह है जहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात होते ही ठंड 0 डिग्री तक गिर जाती है। जब आप चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो दूर रेत के बीच आपको भूखे जंगली जानवर दिखाई देते हैं जो कई दिनों से किसी शिकार की तलाश में है। ना पानी है, ना खाना, और सबसे डरावनी बात, रेस्क्यू टीम को यह तक पता नहीं कि आप कहां हैं। आप फंसे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक में, जिंदा रहने की सबसे मुश्किल जंग के साथ। तारीख थी 1 मार्च 2000। एक सेस्ना 414 ट्विन इंजन प्लेन साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना की राजधानी गाबरोन से उड़ान भर रहा था। प्लेन उड़ा रहे थे कोस्टा, एक अनुभवी और भरोसेमंद पायलट जिन्हें उड़ान भरने का 10 साल से ज्यादा का अनुभव था। उनके साथ सफर कर रहे थे उनके 4 दोस्त, कार्ल डुप्लेसिस, माइक निकोलिक, उनकी पत्नी लिनेट निकोलिक और नेब ग्राउरैग। उनका प्लान था लगभग 600 किलोमीटर दूर बसे शहर माउन पहुंचना। यह कोई आम सफर नहीं था। बिजनेस मीटिंग के साथ साथ ये दोस्तों के लिए एक छोटा सा एडवेंचर ट्रिप भी था। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, हल्की हवा चल रही थी और सूरज की रोशनी रेगिस्तान की रेत को सुनहरा बना रही थी। कोई अपनी सीट पर बैठकर किताब पढ़ रहा था तो कोई खिड़की से बाहर झांकते हुए नीचे फैले अनंत रेगिस्तान की खूबसूरती देख रहा था। सब कुछ शांत था, जैसे जिंदगी के हर काम, हर रिश्ता और हर उम्मीद एकदम सही चल रही हो। लेकिन किसी को क्या पता था, कुछ ही घंटों में यही मुस्कानें डर में बदलने वाली थीं। और ये सफर जो एक यादगार अनुभव बनने वाला था, अब एक ऐसी कहानी बनने जा रहा था जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। उड़ान को लगभग 1 घंटा ही हुआ था, तभी लिनेट ने देखा कि प्लेन के एक इंजन से तेल लीक हो रहा है। वो घबरा गई और तुरंत ये बात पायलट कोस्टा को बताई। कोस्टा ने बिना वक्त गवाए कंट्रोल संभाला और बाकी सबको शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, एक इंजन से भी हम आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान की हवा बहुत गर्म और पतली थी और वहां एक इंजन पर उड़ान बनाए रखना लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे प्लेन नीचे उतरने लगा और कुछ ही देर में रेडियो का संपर्क भी टूट गया। अब वो पांचों पूरी तरह अकेले थे, आसमान में तैरता हुआ एक छोटा सा विमान और नीचे फैला हुआ अनंत सूना रेगिस्तान। कोस्टा को अब साफ समझ आ गया था कि प्लेन को किसी तरह क्रैश लैंड कराना ही पड़ेगा। उन्होंने झाड़ियों और पत्थरों के बीच एक छोटी सी समतल जगह देखी और पूरी कोशिश के बाद वहीं क्रैश लैंडिंग करवाई। जोर का झटका लगा, प्लेन करीब 300 मीटर तक फिसलता हुआ झाड़ियों के बीच जा रुका। सब बेहोश हो गए। जब होश आया तो चारों तरफ धुआं, आग और जली हुई धातु की गंध थी। लिनेट के हाथ पूरी तरह झुलस चुके थे। नेट को सांस लेने में दिक्कत थी, शायद उनके फेफड़ों में चोट लगी थी। बाकी 3 लोग किसी तरह ठीक थे, लेकिन तभी प्लेन से ईंधन लीक होने लगा और कुछ ही सेकंड में एक भयानक धमाका हुआ। सब डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों के सामने उनका विमान आग के गोले में बदल गया। मदद से पूरी तरह कट चुके थे। जब हालात थोड़े संभले तो कोस्टा ने बताया कि उनके विमान में इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर नहीं था, यानी वो सिस्टम जो हादसे के वक्त उनकी लोकेशन भेजता है। इसका मतलब था अब कोई नहीं जानता था कि वो कहां है। चारों तरफ बस रेत के टीले, झाड़ियां और भयानक सन्नाटा। न पानी, न खाना, न छांव, बस अंतहीन रेगिस्तान। पांचों एक दूसरे की ओर देखते रह गए। डर, दर्द और बेबसी के बीच बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब क्या करेंगे हम। क्रैश के बाद पहली रात बेहद डरावनी थी। विमान के जले हुए हिस्सों और धातु के टुकड़ों से उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी। ये झोंपड़ी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन कम से कम हवा, आग और जंगली जानवरों से थोड़ी सुरक्षा देता था। चारों तरफ धुआं और जली हुई धातु की गंध थी। रात का अंधेरा और रेगिस्तान की ठंड उनके शरीर को चीर रही थी।
लिनेट और माइक एक दूसरे के पास बैठकर अपने हाथों और शरीर से गर्मी लेने की कोशिश कर रहे थे। नेब घायल था और उसे छांव में रखा गया, जबकि कोस्टा और कार्ल लगातार वातावरण का जायजा लेते रहे। हर हल्की आवाज, हर रेत का सरसराना, हर दूर से आती चीख उन्हें डराती थी। आग जलाकर उन्होंने अपने चारों तरफ एक घेरा बनाया ताकि जंगली जानवर पास न आ सकें। वे जानते थे कि अगर ये रात कट गई तो अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरा दिन सूरज के साथ आया और ये पहले दिन की तुलना में और भी कठिन साबित हुआ। सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी रेत पर पड़ी तो तापमान तेजी से बढ़ने लगा। गले की प्यास सबको तंग कर रही थी। लिनेट और माइक झाड़ियों पर जमा ओस और पत्तियों की नमी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने हर बूंद को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया और अपने हाथों और छोटे धातु के टुकड़ों में रखकर धीरे धीरे पिया। वहीं कोस्टा और कार्ल दूर तक चलकर पानी के स्रोत खोजने लगे। हर झाड़ी, हर सूखा कुआं और हर रेत के टीले को उन्होंने ध्यान से देखा। दूर दराज की रेत में कभी कभी जानवरों के निशान दिखते, जिससे डर और बढ़ जाता। भोजन का इंतजाम भी एक चुनौती था। विमान के बचे हुए टुकड़े और बिस्किट के छोटे हिस्से को पांचों ने बांटकर खाया। खाने का ये थोड़ा सा हिस्सा उनके लिए जीवन का महत्व रखता था। दिन में उन्होंने छाया वाली जगह में आराम किया ताकि सूरज की तेज गर्मी से शरीर को थोड़ी राहत मिल सके, और रात को आग के पास बैठकर थकान और ठंड को सहा। दिन भर का हर काम, पानी इकट्ठा करना, खाना बचाना, आग जलाए रखना, एक लंबी जंग की तरह था। तीसरे दिन का सूरज पहले से भी तेज था। दिन भर की गर्मी और तेज रेत के बीच उनका शरीर थक चुका था। कोस्टा और कार्ल ने निर्णय लिया कि अब थोड़ी दूर जाकर पानी खोजने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने सूखी झाड़ियों, जानवरों के पुराने निशान और रेत के गड्ढों को ध्यान से देखा। हर कदम पर डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उनके करीब ना आ जाए। लिनेट और माइक ने झोपड़ी की देखभाल की। उन्होंने आग जलाए रखी और झोपड़ी की छत की मरम्मत की, क्योंकि रात की ठंडी हवा और दिन की धूप में झोपड़ी कमजोर पड़ रही थी। नेब की हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन चारों ने मिलकर उसे हर तरह से सुरक्षित रखा। शाम होते होते पानी की कमी और भूख ने सभी को कमजोर कर दिया, लेकिन उनका मन हिम्मत बनाए रखा। बाद में उन्होंने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा, ये सोचते हुए कि अगर कोई विमान या हेलीकॉप्टर गुजरे तो उनकी नजर इन संकेतों पर पड़े और मदद आ सके। ये छोटा सा प्रयास उनके लिए जीवन और मौत के बीच एक आखिरी उम्मीद जैसा था। चौथे दिन उन्होंने तय किया कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। कोस्टा और कार्ल पानी की तलाश में ज्यादा समय बिताते, जबकि लिनेट और माइक खाना और आश्रय संभालते। आश्रय को मजबूत करने के लिए उन्होंने झाड़ियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। छत के ऊपर प्लास्टिक और पत्तियों की परत डालकर सूरज की गर्मी से बचने की व्यवस्था की। दिन के दौरान छोटी छोटी झोपड़ियां बनाईं ताकि रात को जंगली जानवरों और तेज हवाओं से सुरक्षित रहें। पानी और भोजन की कमी के कारण हर प्रयास अब जीवन और मौत की जंग जैसा लगने लगा। पांचवें दिन अचानक तेज हवाएं चलीं। एक शक्तिशाली तूफान ने उनकी झोपड़ी को पूरी तरह उड़ा दिया। सब डर और आश्चर्य से कांपते रहे। कोस्टा और कार्ल ने बची हुई धातु की शीटें, पत्तियां और झाड़ियों का इस्तेमाल करके नई झोपड़ी बनाई। उन्होंने आग को भी सावधानी से रखा ताकि तेज हवाओं में यह बुझ न जाए। रात को सभी आग के पास बैठे, थकान और डर के बीच एक दूसरे का सहारा बनकर सोए। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि रेगिस्तान में न केवल गर्मी और भूख, बल्कि प्रकृति का हर तूफान और खतरा भी उनके जीवन पर बड़ा असर डाल सकता है। देखते देखते एक महीना बीत गया। 30वें दिन कालाहारी की तपती धूप, रात की ठंड, भूख और प्यास ने पांचों की ताकत लगभग समाप्त कर दी थी। हर कदम उनके लिए कठिन हो गया था। शरीर कमजोर, मांसपेशियां थक चुकी, हड्डियां दर्द करने लगीं। अब वे खुद को चलते फिरते कंकाल महसूस करने लगे थे। कभी कभी किसी को बैठकर रोना आता, कभी किसी की नजरों में खालीपन और हताशा दिख जाती, लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी वे एक दूसरे का सहारा बने रहे। हर सुबह पानी की तलाश, हर दिन रेत में चलना और झाड़ियों में संभावित नमी ढूंढना जैसे अमानवीय कष्ट बन गया था। हर दिन छोटे छोटे आश्रय बनाए जाते ताकि थोड़ी सी सुरक्षा और आराम मिल सके।
खाना और पानी इतनी कम मात्रा में मिलते कि हर छोटे कदम, हर बूंद पानी और हर टुकड़ा बिस्किट उनके लिए जीवन और मौत का सवाल बन गया था। इस समय तक उन्होंने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया था कि उनका शरीर अब पूरी तरह कमजोर हो चुका है। वे जानते थे कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उनकी मौत इस रेगिस्तान में निश्चित है। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उनकी जिंदगी लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन फिर भी किसी अजीब ताकत ने उन्हें आशा के आखिरी अंश के लिए जिंदा रखा। सेस्ना 414 को ढूंढने के लिए तुरंत रेस्क्यू टीम ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीन पर टीमों को लगाया गया, क्योंकि प्लेन का पता बिल्कुल नहीं था और कालाहरी रेगिस्तान बहुत बड़ा और खतरनाक था। इस वजह से खोज करना बेहद मुश्किल था। इस अभियान में लगभग 20 हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, 2 बड़े विमान और कई लोग जमीन पर तलाश में लगे रहे। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग $20 मिलियन खर्च हो गए। रेस्क्यू टीम ने लगातार 84 दिन तक खोज जारी रखी, लेकिन अंत में परिस्थितियों और लागत के कारण इस सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। इन दिनों में पांचों ने अपने अंदर की हिम्मत को बार बार जगाया। वे जानते थे कि शारीरिक कमजोरी और दर्द के बावजूद अगर एक दूसरे का साथ रहेगा तो शायद जीवित रह पाएंगे। अब तक 70 दिन बीत चुके थे। रेगिस्तान की धूप ने उनकी चमड़ी जला दी थी, होंठ फट चुके थे और शरीर इतने दुबले हो चुके थे कि वो सचमुच चलते फिरते कंकाल लग रहे थे। उनकी आवाज भर्रा चुकी थी, आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। बस एक सवाल था, क्या कोई हमें ढूंढेगा भी? कोस्टा और कार्ल अब लगभग टूट चुके थे। लिनेट की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। नेब को सांस लेने में मुश्किल थी और माइक लगातार सबको दिलासा देता रहता था, बस थोड़ा और, शायद कल कोई हमें देख ले। हर सुबह सूरज उगता और वो उम्मीद करते आज कोई विमान गुजरेगा, लेकिन हर बार आसमान खाली ही रहता। एक रात जब हवा कुछ ठंडी थी और आकाश में तारे चमक रहे थे, कोस्टा ने धीमी आवाज में कहा, अगर कल तक कोई नहीं आया तो मैं और कार्ल चलेंगे, आखिरी कोशिश। बाकी सब चुप थे। शायद सब जानते थे अब यह सच में आखिरी कोशिश होगी। 74वें दिन की सुबह उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। कोस्टा और कार्ल ने दिशा तय की और बस कुछ सूखे बिस्किट, एक टूटी बोतल और उम्मीद लेकर निकल पड़े। रेगिस्तान की तपती रेत पर उनके कदमों के निशान धूप में धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। दिन भर चलते हुए अचानक उन्हें आसमान में एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। सभी लोग पागलों की तरह खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने तुरंत आग जलाकर और हाथ हिलाकर अपना सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत दूर था और उनकी आवाज तक नहीं पहुंच पाई। 4 दिन लगातार चलते रहे। दिन में झाड़ियों के नीचे छांव लेते, रात को तारों की रोशनी में चलते। उनकी चाल अब डगमगाने लगी थी। शरीर पसीने और धूल से सना हुआ था, लेकिन मन में एक ही विचार था, बस किसी इंसान की झलक मिल जाए। देखते देखते 83 दिन बीत गए। 84वें दिन दोपहर को जब सूरज सिर पर था और रेत से गर्मी उठ रही थी, कोस्टा ने दूर कुछ देखा। वो किसी छोटी झोपड़ी की छत जैसी लग रही थी। पहले उन्हें लगा शायद ये एक भ्रम है, लेकिन जब थोड़ा पास पहुंचे वो सच में एक झोपड़ी थी। वहां एक लड़की थी, करीब 16-17 साल की। वो दोनों अजनबियों को देखकर डर गई, लेकिन उनकी हालत देखकर रुक गई। उनके शरीर पर धूल, चेहरे पर जलन के निशान और आंखों में बस मदद की पुकार थी। लड़की ने उन्हें पानी दिया। वो पानी पीते ही दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। 84 दिनों के बाद वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं, जीवित होने के थे। लड़की तुरंत गांव वालों को लेकर आई और उनके पास एक पुराना रेडियो था। उसने रेडियो से नजदीकी कंट्रोल टावर को खबर दी कि 2 लोग रेगिस्तान में बुरी हालत में मिले हैं, शायद कोई विमान दुर्घटना से बचे हैं। अगली सुबह आसमान से एक आवाज आई, धड़ धड़ धड़। सबने ऊपर देखा, एक हेलीकॉप्टर। उस पल की भावना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हेलीकॉप्टर झुकता हुआ नीचे आया और कुछ मिनटों में रेस्क्यू टीम वहां थी। कोस्टा और कार्ल ने उन्हें बाकी 3 साथियों की लोकेशन बताई। कुछ घंटों में 84 दिन बाद वो सभी जिंदा पाए गए, कमजोर, झुलसे हुए, लेकिन जिंदा। लिनेट ने हेलीकॉप्टर के अंदर कोस्टा का हाथ पकड़ा और कहा, हम मरने नहीं आए थे, हम जीने आए थे। कालाहरी के उस अनंत रेगिस्तान में, जहां सूरज इंसान की जान ले सकता है, जहां रेत हर निशान मिटा देती है,
वहां 5 लोगों ने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसकी उम्मीद होती है। 84 दिन की आग, प्यास और दर्द के बाद जब सब कुछ खत्म लग रहा था, वहीं से जिंदगी ने उन्हें दोबारा जन्म दिया।